हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 18 आपके सामने स्पष्ट करेंगे। ये आपकी बुक का अंतिम पाठ है, लास्ट पाठ है, तो इसको ध्यान से देखिए। पाठ का नाम है असंस्कृतः छात्रः। असंस्कृत का मतलब होता है असभ्य छात्र। ये नहीं है कि जिसको संस्कृत नहीं आती वो असंस्कृत हो गया, ऐसा नहीं है। असंस्कृत का मतलब होता है असभ्य छात्र। इसमें पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग किया गया है कि जहां पर अपादान कारक कारक आपके पढ़े हुए हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन आपका होता है। तो ये जो अपादान कारक है, अपादान कारक में संस्कृत में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और आपने देखा होगा कि पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक कई कारणों में आपका आता है, कई रूपों में। जैसे किसी से कोई चीज निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है तो निकलने के अर्थ में अपादान कारक होता है। किसी से कोई चीज सीखी जाती है कि हम गुरु से पढ़ते हैं, तो गुरु से जो शब्द है उनसे हम कुछ सीख रहे हैं, या माता से हम कोई चीज सीख रहे हैं, उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। किसी से कोई डरता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। या दूरी के सेंस में होता है, मेरा घर विद्यालय से दूर है। या कंपैरिजन करना, तुलना करना, उसमें भी हमारा अपादान कारक होता है। जैसे सीता गीता से अच्छा गाती है, तो इसमें भी अपादान कारक होता है। तो इस तरह से अपादान कारक हमारा कई रूपों में हमारे सामने आता है। अब आप इस पाठ में देखिए कि किन किन रूपों में इस अपादान कारक या पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना सिखाया गया है। यह छात्रः पठनात् बिभेति। अभी मैंने कहा था डरने के सेंस में आपका पंचमी आता है, तो बिभेति माने डरना होता है कि जो छात्र पढ़ने से डरता है, तो पढ़ने से पंचमी विभक्ति आ गई। जो छात्र पढ़ने से डरता है, सः उत्तमः छात्रः न भवति, वह उत्तम छात्र नहीं होता है। सः खलः छात्रः भवति, वह मूर्ख छात्र होता है। खला माने मूर्ख, वह मूर्ख छात्र होता है। रोहनः सर्वदा एव लेखनात् पठनात् च बिभेति, अतः सः सर्वदा परीक्षायाम् अनुत्तीर्णः भवति। रोहन हमेशा ही लिखने से और पढ़ने से डरता है, इसलिए वह हमेशा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है या फेल हो जाता है। अनुत्तीर्ण माने फेल हो जाना, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण या फेल होता है। सः सूर्योदयात् पूर्वं न उत्तिष्ठति, वह सूर्योदय होने से पहले नहीं उठता है। उत्तिष्ठति माने उठना, वह सूर्योदय से पहले नहीं उठता है। पर्यंक त्यजनात् पूर्वं सः निद्रायै रोदिति, पलंग, पर्यंक माने पलंग, चारपाई, पलंग छोड़ने से पहले वह नींद के लिए रोता है। ये छात्रा पर्यंकम त्यजनात् पूर्वम उत्तरम वा रुदन्ति ते असभ्यः छात्रः भवन्ति। जो छात्र पलंग छोड़ने से पहले अथवा बाद में रुदंती माने रोते हैं, वे असभ्य छात्र होते हैं। क्योंकि छात्रों को तो अपना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, टाइम की पंक्चुअलिटी उनके अंदर होनी चाहिए कि हमें स्कूल जाना है तो समय से हम उठे। लेकिन जो छात्र पलंग छोड़ने से चाहे पहले हो या जबरदस्ती उन्हें उठाया जाए तो छोड़ने के बाद रोते हैं, वे छात्र असभ्य कहलाते हैं। एतेभ्यः छात्रेभ्यः अध्ययनशीलः छात्रः दूरी भवन्ति, ऐसे छात्रों से अध्ययनशील छात्र दूर होते हैं। क्योंकि जो पढ़ाई में लीन रहने वाले बच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं अध्ययनशील बच्चे, वे ऐसे बच्चों से दूरी बनाकर रखते हैं, उनसे दूर रहते हैं हमेशा। तो ऐसे छात्रों से अध्ययनशील छात्र दूर होते हैं। छात्रः तेभ्यः वार्ताम् अपि न कुर्वन्ति, छात्र उनसे बात भी नहीं करते हैं।
मोहनः आचार्य महोदयस्य वचनानि न पालयति। मोहन आचार्य महोदय के वचनों का पालन नहीं करता है। यह छात्रः गुरोः आदेशस्य पालनं न करोति। जो छात्र गुरु के आदेश का पालन नहीं करता है, तम छात्रः शिक्षकः च स्नेहं न कुर्वन्ति। उसको छात्र और शिक्षक प्रेम नहीं करते हैं। ये छात्रः अद्यतनं कार्यम् अपरस्मै दिनाय त्यजन्ति ते दीर्घसूत्री भवन्ति। जो छात्र आज का काम दूसरे दिन के लिए, त्यजन्ति माने छोड़ देते हैं, अपरस्मै माने दूसरे दिन के लिए, अन्य दिन के लिए छोड़ देते हैं, वे दीर्घसूत्री माने आलसी होते हैं। तो जो छात्र आज का काम दूसरे दिन के लिए छोड़ते हैं, वे आलसी होते हैं। ते पठन काले पठनात् लेखन समये च लेखनात् दूरं भवन्ति। वे पढ़ने के समय पर पढ़ने से, लिखने के समय पर लिखने से दूर होते हैं। तेभ्यः छात्रेभ्यः शिक्षकः क्रुध्यन्ति। उन छात्रों पर शिक्षक क्रोधित होते हैं या गुस्सा होते हैं। श्रमशीलः एव छात्रः उत्तमः भवन्ति। श्रमशील ही छात्र उत्तम होते हैं या श्रेष्ठ होते हैं। एतत् मोहनस्य गृहम् अस्ति। यह मोहन का घर है। प्रातः मोहनः गृहात् विद्यालयं गच्छति। प्रातः काल मोहन घर से विद्यालय जाता है। तत्र सः पठति। वहाँ वह पढ़ता है। ततः सः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। से फिर वह विद्यालय से घर आता है। मतलब स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब छुट्टी का समय होता है, तब विद्यालय से वह घर आता है। ये सब आपके रूपों का तरीका दिया हुआ है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में रूप किस तरह से चलते हैं। अभ्यास कार्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यह पठनात् बिभेति सः कीदृशः छात्रः भवति। जो पढ़ने से डरता है वह कैसा छात्र होता है। यह पठनात् बिभेति सः खलः छात्रः भवति। जो पढ़ने से डरता है वह मूर्ख छात्र होता है। असभ्यः छात्रः के भवन्ति। असभ्य छात्र कौन होते हैं। ये छात्रः पर्यङ्कं त्यजनात् पूर्वम् उत्तरं वा रुदन्ति ते असभ्य छात्रः भवन्ति। जो छात्र पलंग छोड़ने से पहले अथवा बाद में रोते हैं, वे असभ्य छात्र होते हैं। छात्रः कैः सह वार्ताम् अपि न कुर्वन्ति। छात्र किनके साथ बात भी नहीं करते हैं। छात्रः असभ्यै छात्रैः सह वार्ताम् अपि न कुर्वन्ति। छात्र असभ्य छात्रों के साथ बात भी नहीं करते हैं। कम शिक्षकः छात्रः च स्नेहं न कुर्वन्ति। किसको शिक्षक और छात्र प्रेम नहीं करते हैं। यह छात्रः गुरुः आदेशस्य पालनं न करोति। जो छात्र गुरु के आदेश का पालन नहीं करता है, तम उसको, आगे बच्चों स्पेस कम था, देखिए मैंने डैश डैश लगाया है, तो तम शिक्षकः, फिर आपका एज इट इज प्रश्न में से आ जाएगा छात्रः च स्नेहं न कुर्वन्ति। शिक्षकः के बाद छात्रः से आप पूरा वाक्य लिखेंगे। कस्मै शिक्षकः क्रुध्यन्ति। किसके लिए शिक्षक क्रोधित होते हैं। ये छात्रः पठन काले पठनात् लेखन समये च लेखनात् दूरं भवन्ति तेभ्यः छात्रेभ्यः शिक्षकः क्रुध्यन्ति। कि जो छात्र पढ़ने के समय पर पढ़ने से, लिखने के समय पर लिखने से दूर होते हैं, उन छात्रों पर शिक्षक क्रोधित होते हैं। कः खला छात्रः भवति। कौन मूर्ख छात्र होता है।
यः छात्रः पठनात् बिभेति सः खला छात्रः भवति। जो छात्र पढ़ने से डरता है वह मूर्ख छात्र होता है। के उत्तमः छात्रः भवन्ति, कौन उत्तम छात्र होते हैं? श्रमशीलः उत्तमः छात्रः भवन्ति, श्रमशील उत्तम छात्र होते हैं। सूर्योदयात् पूर्वं कः न उत्तिष्ठति, सूर्योदय से पहले कौन नहीं उठता है? असभ्यः छात्रः सूर्योदयात् पूर्वं न उत्तिष्ठति, असभ्य छात्र सूर्योदय से पहले नहीं उठता है। सूर्योदय के दीर्घसूत्री भवन्ति, कौन आलसी होते हैं? ये छात्राः अद्यतनं कार्यम् अप्रस्मै दिनाय त्यजन्ति ते दीर्घसूत्री भवन्ति। जो छात्र आज का कार्य दूसरे दिन के लिए छोड़ते हैं वे आलसी होते हैं। केभ्यः छात्रेभ्यः अध्ययनशीलः छात्रः दूरी भवन्ति, किन छात्रों से अध्ययनशील छात्र दूर होते हैं? असभ्य छात्रेभ्यः अध्ययनशीलः छात्रः दूरी भवन्ति, असभ्य छात्रों से अध्ययनशील छात्र दूर होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे आपके ये शब्द मूल शब्द आपके दिए हुए हैं, इसके आगे आपका ये भी लिखा हुआ है कि ये शब्द आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वो भी आपका लिखा हुआ है। आपको इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं। तो ये रूप तो अभी तक इतने पाठ पढ़ते पढ़ते आपको ज्ञान हो गया होगा कि पुल्लिंग में अकारांत अगर है तो उसके रूप कैसे चलते हैं, स्त्रीलिंग में यदि आपका आकारांत है तो उसके रूप कैसे चलते हैं। तो ये रूपों की जो ज्ञान है ये आपको अभी तक हो चुका होगा। जैसे बक, बक आपका अकारांत है तो आपका बकात, बकाभ्याम, बकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में आपका एक वचन होता है बकात, द्विवचन बकाभ्याम और बकेभ्यः। फिर है आपका काक, पुल्लिंग है ये भी, तो देखिए बकात की तरह काकात हो गया, बकाभ्याम की तरह काकाभ्याम हो गया और बकेभ्या की तरह काकेभ्या हो गया। एक जैसे रूप आपके चले। अब वाटिका स्त्रीलिंग है, आकारांत है, तो स्त्रीलिंग में आपका होता है वाटिकायाः, वाटिकाभ्याम और वाटिकाभ्यः। फिर आप देखेंगे कलिका, ये भी आकारांत है, सेम रूप आपके चलेंगे। जैसे ये था आपका ऐसी कलिकायाः, कलिकाभ्याम और कलिकाभ्यः। अजा, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी इसी की तरह रूप होगा, अजायाः, अजाभ्याम, अजाभ्यः। कमला, ये भी आपका सेम है, तो कमलायाः, कमलाभ्याम, कमलाभ्यः। तो अब आपने देखा एक आकारांत रूप याद करने से आप सारे आकारांत रूप एक जैसे चला के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कोष्ठक वाले शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे आपका पत्राणि पतंती, अब ब्रैकेट में आपका शब्द दिया है वृक्षे, तो वृक्ष पर पत्ते गिरते हैं, वृक्ष पर पत्ते थोड़ी गिरेंगे, वृक्ष से तो गिरेंगे नीचे, वृक्ष से गिरेंगे ना कि वृक्ष के ऊपर। तो आपका आएगा वृक्षात पत्राणि पतंती। मैंने आपको शुरू में बताया था अपदान या पंचमी विभक्ति अलग होने के भाव में भी प्रयुक्त होती है। तो जब वृक्ष से पत्ते हैं तो वो अलग हो रहे हैं। वृक्षात पत्राणि पतंती। जनकः देवालयात् प्रसादम आनयति, पिता देवालय से प्रसाद लाते हैं। तो देवालय माने होता है मंदिर, तो मंदिर से, तो देवालयात् पंचमी का एक वचन हो गया आपका। यूयम नगरात आगच्छत, तुम सब नगर से आए हो या आ रहे हो। शिक्षकः कक्षायाः बहिः आगच्छन्ति, शिक्षक कक्षा के बाहर आ रहे हैं। अब आपने देखा ये तीनों तो शब्द आपके आकारांत थे, जबकि कक्षा आकारांत है, जैसे रूप आपने ऊपर कलिका के चलाए थे, अजा के चलाए थे, तो वैसे ही कक्षा यहाँ हो जाएगा पंचमी का एक वचन। हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा बहती है, निकलती है। वयम विद्यालयात गृहम आगच्छामः, हम सब विद्यालय से घर
आते हैं। तो ये सारे पंचमी विभक्ति का रूप था आपका। निम्नलिखित शब्दों का मूल शब्द, विभक्ति, वचन और लिंग लिखिए। सारी चीजें आपको बतानी है, मूल शब्द भी, विभक्ति भी, वचन भी और लिंग भी। जैसे पुष्पात शब्द है, तो पुष्पात आपका पुष्प शब्द से बना है, पंचमी विभक्ति, एक वचनम और नपुंसकलिंग है ये। तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, इस तरह से आपके रूप चलते हैं प्रथमा विभक्ति में। और ये भी मैंने एक बार बताया था कि नपुंसकलिंग के जो रूप हैं प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में केवल चेंज होते हैं, लेकिन तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक जो अकारांत रूप होते हैं उन्हीं के अनुसार रूप इनके चलते हैं। जलानी, जल, ये प्रथमा और द्वितीय दोनों का बहुवचन है, नपुंसकलिंग। जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। इसी तरह से आपका होता है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो इसलिए जलानी शब्द आपका दोनों में आएगा बहुवचन। वृषभौ, वृषभ, वृषभ माने बैल होता है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है वृषभौ आपका। जैसे आपने अकारांत राम के रूप याद करें, बालक के रूप याद करें मान लीजिए, तो बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान। तो बालकौ शब्द प्रथमा का भी द्विवचन हुआ, द्वितीय का भी द्विवचन हुआ। ऐसे ही आपका वृषभौ प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन होगा। अम्बायाः, अम्बा मूल शब्द है इसमें, ये पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों में एक वचन होता है। आकारांत जितने भी रूप होंगे सब में पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक ही तरह का शब्द होगा, एक वचन और स्त्रीलिंग। अश्वात, अश्व शब्द है, पंचमी विभक्ति, एक वचन पुल्लिंग। अजायः, अजा शब्द है, ये भी देखिए इसी की तरह अम्बायः अजायः, तो पंचमी षष्ठी विभक्ति का एक वचन और स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। सह गंगायाः जलम आनयति, वह गंगा का जल लाता है या वह गंगा से जल लाता है, क्योंकि गंगा यह क्या है, पंचमी का भी और षष्ठी दोनों का एक वचन है। ठीक है, तो वह गंगा से जल लाता है क्योंकि जल गंगा से अलग हो रहा है। हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा बहती है। रमा वृक्षात फलम त्रोट्यति, रमा वृक्ष से फल, त्रोट्यति माने तोड़ती है। अजा ततः आगच्छति, बकरी वहां से आती है या आ रही है, दोनों रूप इसके आगच्छति के कर सकते हो। सेवकः कूपात वृक्षात पुष्पाणि पतन्ति, वृक्ष से फूल गिरते हैं। सेवकः कूपात जलम आनयति, सेवक कुएं से जल लाता है, आनयति माने लाता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर या छांटकर लिखिए। विलोम शब्द अपोजिट वर्ड्स आपको बताने हैं। छात्रः, छात्रा, छात्र पुल्लिंग हो गया, छात्रा स्त्रीलिंग हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया। सज्जनः, दुर्जनः, सज्जन दुर्जन। संस्कृतम, असंस्कृतम, सभ्य असभ्य। उत्तीर्णः, अनुत्तीर्णः, पास फेल। अस्तम, उदयम, अस्त माने छिपना, उदय माने प्रकट होना, निकलना, उदय होना। पूर्वम, उत्तरम, पूर्वम माने पहले, उत्तरम माने बाद में। आचार्यः, विद्यार्थिनः, आचार्य और शिष्य विद्यार्थी। समीपम, दूरम, पास दूर। शिक्षकः, छात्रः, शिक्षक छात्र। सायं, प्रातः, शाम और सुबह। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतन्ति, क्योंकि गिरते हैं बहुवचन है, तो ये आपको ध्यान से देखना है कि वृक्ष से फल गिरता है या वृक्ष से फल गिरते हैं, क्रिया उसी के अनुसार प्रयुक्त होगी। तो वृक्षात फलानि पतन्ति। बालक घोड़े से गिरता है, बालकः अश्वात पतति, घोड़े से गिरना अलग होना, अश्वात। रमा राधा से पुस्तक लाती है, रमा राधायाः पुस्तकम आनयति, राधा से, क्योंकि राधायाः पंचमी और षष्ठी दोनों का एक वचन होगा। तुम सब नगर से आते हो,
यूयम नगरात् आगच्छत्। यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी आपकी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही प्रयुक्त होगी। हिरण शेर से डरता है, मृगः सिंहात् बिभेति। बिभेति माने डरता है। माली कुएं से पानी लाता है। माली की संस्कृत होती है मालाकारः। मालाकारः कूपात् जलम आनयति। कूपात् माने कुएं से। वे घर से स्कूल आते हैं। ते गृहात् विद्यालयम आगच्छन्ति। वे घर से विद्यालय आते हैं। उस स्थान से यहाँ आओ। तस्मात् स्थानात्, उस स्थान से। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ। आगच्छ आपका लोट लकार है, आज्ञाकाल का है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। ये आम के पेड़ हैं। इमानि आम वृक्षाः सन्ति। ठीक है। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न। सिंहात् अस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। सिंह से, इस पद में विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति है। रामः अस्मिन् पदे वचनम लिखत। रामः इस पद में वचन लिखिए, एक वचन है, क्योंकि रामः रामौ रामः, तो ये एक वचन का प्रयोग है। तो इस तरह बच्चों आज आपकी पुस्तक समाप्त हो गई है। आखिरी आपका पाठ था ये। आशा करती हूँ कि पूरी पुस्तक में जितने भी पाठ आपको पढ़ाए गए हैं वो आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गए होंगे। यदि फिर भी कहीं कोई बाधा आपके पढ़ाई में आती है तो आप अपनी उस बाधा को, उस समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे बार बार विनती यही है कि जो भी वीडियो आप देखते हैं, सुनते हैं, उसे लाइक ज़रूर कीजिए। जिन साथियों के पास मेरा चैनल का लिंक नहीं है उनके साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।